यह डिबेट किसी को ठोस पहुंचाना नहीं है। यह डिबेट बताया गया कि पूर्व विधायक उदय भान को कैसे जेल से रिहाई मिली। के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व विधायक उदय भान करवरिया और उनके बड़े भाई पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया और छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरज भान करवरिया के अलावा रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी को जवाहर हत्याकांड में उम्र कैद मिली थी। 13 अगस्त 1996 को करवरिया भाइयों ने दिन दहाड़े समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर यादव और जवाहर पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये पहली बार था जब इलाहाबाद में AK-47 से किसी की हत्या की गई थी, वो भी एक विधायक की हत्या। प्रयागराज के सबसे दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम देने वाले बंसी और पांचू सुपारी किलर्स थे। ये दोनों पूर्वांचल के वही बदमाश थे जिन्होंने 1984 में ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या की थी। बंसी पांचू वाराणसी के धौरहरा के रहने वाले थे। दोनों ने 2 AK-47 का इस्तेमाल किया। वो तब तक जवाहर पंडित पर गोलियां बरसाते रहे जब तक उनका पूरा शरीर ठंडा नहीं पड़ गया। 1996 में इस हत्याकांड के लिए करीब 8 से 10 लाख की सुपारी दी गई थी। जवाहर हत्याकांड में करवरिया भाई आरोपी बनाए गए। बंसी और पांचू को कभी इस मामले में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। बाद में बंसी और पांचू को दूसरे मामले में एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। ये मामला लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 23 साल तक चलता ही रहा। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान कराए गए थे, जब आरोपी पक्ष यानी करवरिया बंधुओं को निर्दोष साबित करने के लिए बचाव पक्ष ने 156 गवाहों को अदालत में पेश किया। 23 साल तक मामले की सुनवाई चली और 4 नवंबर 2019 को अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 148 और 149 साथ ही क्रिमिनल लॉ की धारा 7 के तहत आजीवन कैद की सजा सुनाई। जेल में अच्छे चाल चलन की वजह से उनकी सजा में छूट। जवाहर पंडित हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक उदय भान करवरिया की 10 साल बाद नैनी सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। समय से पहले उनकी रिहाई पर सवाल भी उठने लगे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब प्रयागराज का सियासी समीकरण बदलेगा और इसका असर फूलपुर उपचुनाव पर भी पड़ सकता है। तो सवाल उठेंगे, वाजिब है। 9 साल केवल जेल काटी और माफी मिल गई। मसला ही पूरा सियासी था। मुनि करवरिया जो सांसद रहे हैं 2009 में बसपा से थे, और दूसरे भाई सुनील करवरिया वो भी एमएलसी रहे तो बीएसपी के कोटे से, और उदय भान करवरिया की पत्नी 2017 में चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती हैं, 22 में चुनाव हार जाती है। जिस विधायक जवाहर यादव की मौत हुई थी और जिसमें इन लोगों को दोषी पाया गया था, वो उनकी पत्नी विस्मय यादव 4 बार की विधायक है। इस बार भी चुन के आई। मेरे साथ एक पूरा पैनल जुड़ चुका है जिसमें सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, फिरोज नकवी जी वरिष्ठ पत्रकार, कबूल अहमद एसोसिएट एडिटर TV9 डिजिटल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपसे शुरू करते हैं। ये उस दौर की कहानी है कि आपने जब देखा होगा कि आतंक दोनों गुटों का, चाहे वो जवाहर यादव का हो या उदय भान करवरिया का हो, उनके पिताजी वशिष्ठ नारायण, उनके पिताजी, सबका एक लंबा इतिहास है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। आप मुझे पहले ये बताइए, ये फैसला और ये छूट सिर्फ एक व्यक्ति का कैसे हो सकता है? 3 लोगों की हत्या हुई और उसमें 3 भाई दोषी पाए जाते हैं और सिर्फ एक भाई को छूट दे दी। ये कहां से एक ही भाई का आचरण जेल में अच्छा रहा 9 साल? धन्यवाद सर जी। आपको क्यों लगता है कि आगे जो अंतिम लड़ाई है आगे नहीं हो पाएगा? आज एक भाई छूटा है, कल दोनों भाई छूटेंगे या भाई छूट जाएंगे? सवाल है कि सरकार को निर्णय लेना है। सरकार को अपने जो इस मामले के विभिन्न तथ्य हैं उनको ध्यान में रखना है। सरकार क्या निर्णय करेगी इसको हम आप कभी कुछ आ सकता है। इससे पहले आप कीजिए तो इसी सरकार ने इस मुकदमे थे इसी को वापस लेने का निर्णय लिया था, या न्यायालय में इसका विरोध हुआ था, सुनवाई होनी शुरू हुई। यह मामला अगर लंबा चला होने से सामने से लेकर बहुत बात का निर्णय हुआ। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो प्रोसिक्यूशन है वही जिम्मेदार है। ये खुद लोग बार बार इस मामले की जांच को दबाते हैं, यहाँ से वहाँ से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। किसी की ये कोशिश कभी नहीं की गई कि मामले की जांच जल्दी पूरी हो जाए और ये न्यायालय में सुनवाई हो जाए। इसलिए मामला बहुत लंबे समय तक चला। सरकार का जो निर्णय लिया, मुझे लगता है कि ये डाउन लाइन अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसकी वजह सबसे बड़ी वजह मानता हूँ कि ये बहुत ही तकनीकी हत्याकांड था और उसको लेकर के लोगों में प्रतिक्रिया हुई थी। और दूसरा वजह मैं मानता हूँ कि जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछड़ा विरोधी होने का आरोप कर रहा है, या और गंभीर होगा। इसको विपक्षी दल और तेजी से लोग के बीच ले जाएंगे कि एक पिछड़े वर्ग के नेता की हत्या हुई थी, उस मामले में जो वांछित या जो सजा याफ्ता रहती है उसको सरकार ने छोड़ दिया। तो यह जो पिछड़ों की राजनीति है वो और गर्म होगी। विजय यादव भी मामले को मुझे लगता है कि इसको स्वीकार करेंगे और विजय यादव भी इसको लेकर जाएंगे ऊपर। नहीं, विजय यादव ने कह दिया, अभी रिपोर्ट आप नहीं देख पाए। विजय यादव ने, हमारे संवाददाता दिनेश सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने आज इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह जाऊंगा। या उनके पहली का ही परिणाम था कि इसमें लोगों को सजा हो पाई। अन्यथा अगर जोरदार पार्टी नहीं हुई होती तो ये नहीं बनती कि मामला ट्राई पर आता तो सजा हो जाती। तो ये और दूसरी चीज चूंकि विजय यादव भी साधन संपन्न है और उनके पास भी एक अच्छा खासा क्लाउड है, तो पहली में पीछे नहीं रहेंगे। और चूंकि यह मामला इन करवरिया बंधुओं को सुनवाई के दौरान जमानत नहीं पाई, सुप्रीम कोर्ट से कई बार जमानत खारिज और फिर बाद में अभी भी किसी भी अपील न्यायालय से हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं पाई। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लाभ तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा। उदय भान करवरिया इतने बड़े नेता नहीं है और कोई आसान नहीं मानता, बल्कि मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछड़ों के खिलाफ होने की राजनीति है वो और जड़ पकड़ेगी और इसको हवा मिलेगी। जी, आपने बड़ा लाइन खींच के कहा कि इतने बड़े नेता नहीं थे। आप सोचिए कि कलराज मिश्रा तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था कि मैं गवाही दूंगा और वो गवाही देने के लिए गए, कोर्ट ने स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने कहा कि गवाही नहीं स्वीकार की जाएगी क्योंकि उदय भान करवरिया आपने को यह साबित करना चाह रहे थे कि वो पूरे दिन उस दिन कलराज मिश्रा के साथ थे। फिरोज जी, है तो मसला राजनीतिक, मेरी तो पूरी तरीके से समझ में आया। क्या कोई गरीब आदमी जो बंद होगा उसके लिए इतनी तत्परता दिखाती है क्या कोई सरकार? पहले इसका सवाल, फिर आगे मैं राजनीति से जुड़ा सवाल पूछूं। देखिए, न्याय तो गरीबों के लिए रह ही नहीं गया, दिखावा होता है। और बात जो कुछ हो रही है, मैं एक बात जोड़ दूं कि जिस समय हत्या हुई थी उस समय राजनीति के अपराधीकरण की बड़ी चर्चा हुई थी, और आज जब रिहाई हो रही है तो एक पंक्ति में मैं कहूं कि ये चर्चा अपराध के राजनीतिकरण पर बड़ी जरूरत है। बहुत बढ़िया। अब आप अपना जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। दरअसल ये रिहाई बहुत ही पॉलिटिकल है।
पूरा एक वर्ग मानता है, सुनील जी का अपना मत है, मैं उस पर बहस में नहीं जा रहा, कि अब बीजेपी प्रयागराज मंडल में जो ब्राह्मण बिखरा पड़ा है, वो वहां कहते हैं ना, एक गंगा पार है, एक यमुना पार है, तो गंगा पार तो फूलपुर जीत लिया, यमुना पार हार गए, और वहां उज्जवल रमण जीता है, और ये वो सीट थी जो ब्राह्मण बाहुल्य थी। नहीं, बिल्कुल राजनीतिक प्रभाव अगर दृष्टिगत न रखते तो ये रिहाई का आदेश ही ना होता। ये रिहाई और पेरोल आजकल राजनीतिक अस्त्र बन चुके हैं। पंजाब का या मतलब हरियाणा का उदाहरण मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये प्रदेश पर है, लेकिन वो नहीं, आप दे सकते हैं, बात आप अपनी सरकार रख सकते हैं। राम रहीम के साथ जो होता है, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, वो उनको एक पेरोल मिल जाता है। उसी तरह से इनको भी पिछले वर्ष अप्रैल में पेरोल दिया गया था, और मई में जब पेरोल समाप्ति की बात आई, इन्होंने फिर से जमानत का प्रयास किया, हाईकोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया, तब संभवतः 12 मई की तारीख थी जब इन्हें मजबूरन जेल जाना पड़ा। तो पेरोल जैसी सुविधा भी आमजन के लिए नहीं रह गई है। ये रिहाई, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सजा याफ्ता नहीं है, अंडर ट्रायल हैं, और उनकी जमानतें नहीं हो पा रही हैं, जेल भरी हुई है। तो हमारी न्याय प्रक्रिया पर बहुत बड़े न्यायिक सुधार पर बहुत जरूरत है। अभी जो दंड संहिता में संशोधन किया गया, उसमें एक बिंदु ये जरूर आया है कि अब जो है वो मुकदमा वापस लेने के पूर्व जो है वो प्रतिपक्षी को भी सुना जाएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान मुझे नजर नहीं आता कि इस तरह की समय पूर्व रिहाई पर भी प्रतिपक्षी को सुनने का कोई वैधानिक प्रावधान जो है वो हमारी न्याय संहिता में कहीं पर मौजूद है। रही बात आपने जो कही गंगा पार में, बेशक उनका प्रभाव क्षेत्र है, और ये माना जा रहा है कि यदि वो बाहर होते तो शायद उज्जवल रमण सिंह जो है वो इस सीट को उतनी आसानी से न जीत। और केवल जमुना पार ही नहीं, बल्कि जो दुआबे का इलाका है, अब जिसमें से अधिकांश भाग कौशाम्बी जिले के नाम से है, वहां पर भी अच्छा खासा प्रभाव इन बंधुओं का माना। इन बंधुओं का माना, ठीक है, अब बात पूरी कर लीजिए। इस समय इसमें बहुत कंट्रोवर्सी या बहुत बहसबाजी नहीं है, मैं समझना चाह रहा हूँ इलाहाबाद के आसपास की सियासत, और वहां पर जब जो आपने राजनीति के अपराधीकरण के राजनीतिकरण की बात कही, वो बड़ा है। कबूल जी, बात हो रही थी कि आनंदीबेन पटेल इतिहास रच देंगी उत्तर प्रदेश में। एक इतिहास तो रच दिया आज उन्होंने, मतलब 19 तारीख को रच दिया था, इसका मतलब। देखिए पुष्कर जी, ये बात तो सही है कि आनंदीबेन पटेल का जो है 29 जुलाई को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। क्या उनको दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल है कि उनको विस्तार मिलेगा या दोबारा कार्यकाल। हालांकि उत्तर प्रदेश में किसी भी गवर्नर को अब तक जो है दोबारा रिपीट नहीं किया गया, उनको दोबारा कार्यकाल नहीं मिला, पहली चीज। अब इनको मिलता है या नहीं, और भारतीय राजनीति में भी मुझे लगता है एक ही एक ऐसा उदाहरण मिलता है इनको मिला। लेकिन बात यह है कि उन्होंने क्या इतिहास है। निश्चित तौर पर जिस तरह से उदयभान करवैया को आज जेल से रिहाई मिली है, निश्चित तौर पर ये तमाम राजनीतिक रूप से इसके जो खासतौर से सुनील शुक्ला जी कह रहे थे, कुछ खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी राजनीति को लेकर बीजेपी अभी जो जिन चुनौतियों से गुजर रही है, उसका उसे और सामना करना पड़ा। लेकिन बात असल ये है कि करवैया बंधु, खासतौर से उदयभान करवैया, जो जिनको विरासत में अपराध और सियासत दोनों मिला है, बाहुबली उनको विरासत में मिला है और सियासत भी उनको विरासत में मिली। जो खासतौर से अगर देखा जाए तो उनके बाबा थे, बाबा के बाद उनके पिताजी थे, पिताजी भी चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके बाबा भी जो है बाहुबली माने जाते थे दबंगई में। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ यार, हाँ तो माने जाते थे। तो उदयभान करवैया खासतौर से आप देखेंगे कि इन सारे भाइयों में जो सबसे ज्यादा दबंगई थी वो उदयभान की ही थी, जिनकी मतलब जिनको अगर माना जाए बाहुबली नेता के तौर पे माना जाए, तो वो जो खासतौर से उदयभान करवैया थे, जो भाई सबसे पहले वो अपने परिवार के वैसे शख्स थे जो शांति नहीं बैठी, इस लड़ाई को आगे तक लड़ूंगी। प्रयागराज की राजनीति में बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व विधायक उदयभान करवैया और उनके बड़े भाई पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवैया और छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरजभान करवैया के अलावा रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी को जवाहर हत्याकांड में उम्र कैद मिली थी। 13 अगस्त 1996 को करवैया भाइयों ने दिन दहाड़े समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर यादव और जवाहर पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये पहली बार था जब इलाहाबाद में AK-47 से किसी की हत्या की गई थी, वो भी एक विधायक की हत्या। प्रयागराज के सबसे दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम देने वाले बंसी और पांचू सुपारी किलर्स थे। ये दोनों पूर्वांचल के वही बदमाश थे जिन्होंने 1984 में ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या की थी। बंसी पांचू वाराणसी के धौरहरा के रहने वाले थे। दोनों ने 2 AK-47 का इस्तेमाल किया। वो तब तक जवाहर पंडित पर गोलियां बरसाते रहे जब तक उनका पूरा शरीर ठंडा नहीं पड़ गया। 1996 में इस हत्याकांड के लिए करीब 8 से 10 लाख की सुपारी दी गई थी। जवाहर हत्याकांड में करवैया भाई आरोपी बनाए गए। बंसी और पांचू को कभी इस मामले में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। बाद में बंसी और पांचू को दूसरे मामले में एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। ये मामला लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 23 साल तक चलता ही रहा। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान कराए गए थे, जब आरोपी पक्ष यानी करवैया बंधुओं को निर्दोष साबित करने के लिए बचाव पक्ष ने 156 गवाहों को अदालत में पेश किया। 23 साल तक मामले की सुनवाई चली और 4 नवंबर 2019 को अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 148 और 149 साथ ही क्रिमिनल लॉ की धारा 7 के तहत आजीवन कैद की सजा सुनाई। जेल में अच्छे चाल चलन की वजह से उनकी सजा में छूट। जवाहर पंडित हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक उदयभान करवैया की 10 साल बाद नैनी सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। समय से पहले उनकी रिहाई पर सवाल भी उठने लगे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब प्रयागराज का सियासी समीकरण बदलेगा और इसका असर फूलपुर चुनाव पर भी पड़ सकता है। तो सवाल उठेंगे, वाजिब है। 9 साल केवल जेल काटी और माफी मिल गई। मसला ही पूरा सियासी था। मुनि करवैया जो सांसद रहे हैं 2009 में बसपा से थे, और दूसरे भाई सुनील करवैया वो भी एमएलसी रहे तो बीएसपी के कोटे से, और उदयभान करवैया की पत्नी 2017 में चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती हैं, 22 में चुनाव हार जाती है। जिस विधायक जवाहर यादव की मौत हुई थी और जिसमें उन लोगों को दोषी पाया गया था, वो उनकी पत्नी विस्मा यादव 4 बार की विधायक है। इस बार भी चुन के आई। मेरे साथ एक पूरा पैनल जुड़ चुका है जिसमें सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, फिरोज नकवी जी वरिष्ठ पत्रकार, कबूल अहमद एसोसिएट एडिटर TV9 डिजिटल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपसे शुरू करते हैं। ये उस दौर की कहानी है कि आपने जब देखा होगा कि आतंक दोनों गुटों का, चाहे वो जवाहर यादव का हो या उदयभान करवैया का हो, उनके पिताजी वशिष्ठ नारायण, उनके पिताजी, सबका एक लंबा इतिहास है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। आप मुझे पहले ये बताइए, ये फैसला और ये छूट सिर्फ एक व्यक्ति का कैसे हो सकता है? 3 लोगों की हत्या हुई और उसमें 3 भाई दोषी पाए जाते हैं और सिर्फ एक भाई को छूट दे दी।
ये कहां से एक ही भाई का आचरण जेल में अच्छा रहा 9 साल? धन्यवाद कुशल जी। आपको क्यों लगता है कि ये जो अंतिम निर्णय है आगे नहीं हो पाएगा? आज एक भाई छूटा है, कल दोनों भाई छूटेंगे या भाई वाले छूट जाएंगे? सवाल है कि सरकार को निर्णय लेना है। सरकार को अपने जो इस मामले के विभिन्न तथ्य हैं उनको ध्यान में रखना है। सरकार क्या निर्णय करेगी इसको हम आपका अभी कुछ नहीं आ सकता। इससे पहले अगर आप याद कीजिए तो इसी सरकार ने इस मुकदमे से इसी को वापस लेने का निर्णय लिया था, या न्यायालय में इसका विरोध हुआ था, इसकी सुनवाई होनी शुरू हुई। यह मामला अगर लंबा चला 1996 से लेकर बहुत बात निर्णय हुआ, इसलिए ऐसा नहीं है कि जो प्रोसिक्यूशन है वही जिम्मेदार है। ये खुद लोग बार-बार इस मामले की जांच को करवाते रहे, यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ, हमेशा रिक्वेस्ट करते रहे। किसी में ये कोशिश कभी नहीं की गई कि मामले की जांच जल्दी पूरी हो जाए और ये न्यायालय में सुनवाई हो जाए, इसलिए मामला बहुत लंबे समय तक चला। सरकार का ने जो निर्णय लिया, मुझे लगता है कि ये डाउन द लाइन अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसकी वजह सबसे बड़ी वजह मानता हूँ कि ये बहुत ही तकनीकी चक्कर था और उसको लेकर के लोगों में प्रतिक्रिया हुई थी। और दूसरा वजह मैं मानता हूँ कि जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लग रहा है, या और गंभीर होगा। इसको विपक्षी दल और तेजी से लोगों के बीच में ले जाएंगे कि एक पिछले वर्ग के नेता की हत्या हुई थी, उस मामले में जो वांछित या जो सजा याफ्ता रहती है उसको सरकार ने छोड़ दिया। तो यह जो पिछड़ों की राजनीति है वो और गर्म होगी। बिजमा यादव भी मामले को मुझे लगता है कि इसको स्वीकार करेंगे और बिजमा यादव भी इसको लेकर जाएंगे ऊपर। नहीं, बिजमा यादव ने कह दिया, अभी रिपोर्ट आप नहीं देख पाए। बिजमा यादव ने, हमारे संवाददाता दिनेश सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन्होंने आज इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह जाऊंगा। या उनके उनकी पहली का ही परिणाम था कि इसमें लोगों को सजा हो पाई। अन्यथा अगर जोरदार पार्टी नहीं होती तो ये नहीं बनती कि मामला ट्राई पर आता तो सजा हो जाती। तो ये और दूसरी चीज चूंकि बिजमा यादव भी साधन संपन्न है और उनके पास भी एक अच्छा खासा क्लाउड है, तो पहली में पीछे नहीं रहेंगे। और चूंकि यह मामला इन कलवरिया बंधुओं को सुनवाई के दौरान जमानत नहीं पाई, सुप्रीम कोर्ट से कई बार उनकी जमानत खारिज और फिर बाद में अभी भी किसी भी अपील न्यायालय से हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं पाई। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लाभ तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा। कोई दबाव इतने बड़े नेता नहीं है और कोई आता उनका नहीं मानता, बल्कि मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछड़ों के खिलाफ होने की राजनीति है वो और जड़ पकड़ेगी और इसको और आवाम मिलेगी। जी, आपने बड़ा लाइन खींच के कहा कि इतने बड़े नेता नहीं थे। आप सोचिए कि कलराज मिश्रा तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था कि मैं गवाही दूंगा और वो गवाही देने के लिए गए, कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि गवाही नहीं स्वीकार की जाएगी क्योंकि उदयभान करवरिया अपने को यह साबित करना चाह रहे थे कि वो पूरे दिन उस दिन कलराज मिश्रा के साथ थे। फिरोज जी, है तो मसला राजनीतिक। मेरी तो पूरी तरीके से समझ में आया, क्या कोई गरीब आदमी जो बंद होगा उसके लिए इतनी तत्परता दिखाती है क्या कोई सरकार? पहले इसका सवाल, फिर आगे मैं राजनीति से जुड़ा सवाल पूछूं। देखिए, न्याय तो गरीबों के लिए रह ही नहीं गया, दिखावा होता है। और बात जो कुछ हो रही है, मैं एक बात जोड़ दूं कि जिस समय ये हत्या हुई थी उस समय राजनीति के अपराधीकरण की बड़ी चर्चा हुई थी, और आज जब रिहाई हो रही है तो एक पंक्ति में मैं कहूं कि ये चर्चा अपराध के राजनीतिकरण पर बड़ी जरूरत है। बहुत बढ़िया। अब आप अपना जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। दरअसल ये रिहाई बहुत ही पॉलिटिकल है। पूरा एक वर्ग मानता है, सुनील जी का अपना मत है, मैं उस पर बहस में नहीं जा रहा, कि अब बीजेपी प्रयागराज मंडल में जो ब्राह्मण बिखरा पड़ा है वो वहां कहते हैं ना, एक गंगा पार है एक यमुना पार है। तो गंगा पार तो फूलपुर जीत लिया, यमुना पार हार गए और वहां उज्जवल रमण जीता है। और ये वो सीट थी जो ब्राह्मण बाहुल्य थी। बिल्कुल राजनीतिक प्रभाव अगर दृष्टिगत न रखते तो ये रिहाई का आदेश ही ना होता। ये रिहाई और पैरोल आजकल राजनीतिक अस्त्र बन चुके हैं। पंजाब का या मतलब हरियाणा का उदाहरण मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये प्रदेश पर है, लेकिन वो नहीं, आप अपनी सरकार आप रख सकते हैं। राम रहीम के साथ जो होता है, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं वो उनको एक पैरोल मिल जाता है। उसी तरह से इनको भी पिछले वर्ष अप्रैल में पैरोल दिया गया था और मई में जब पैरोल समाप्ति की बात आई, इन्होंने फिर से जमानत का प्रयास किया।